बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के सेकंड लेक्चर एटॉमिक एमिशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन से बात आज शुरू होगी। ये कुछ क्लासेस को हमने पढ़ा दिया था क्लासेस के अंदर ऑनलाइन लेक्चर से पहले कुछ के टॉपिक्स रहते थे, तो हम आज इसे ख़त्म करते हैं। हमने कभी एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज़ आल्सो कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में ये बताया गया कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि हर एलिमेंट का एक अपना स्पेक्ट्रा है। लाइन स्पेक्ट्रा अपना है। किसी भी एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रा दूसरे एलिमेंट के साथ मैच नहीं करता। उस एटॉमिक स्पेक्ट्रम के आगे दो हम आज फॉर्म पढ़ेंगे, एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से बात शुरू करते हैं। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसी भी चीज़ का उस वक्त जाना जाता है जब आपके पास जो सैंपल है, अमूमन हमने सैंपल जो गैस ली थी, ये गैस या जो सैंपल है ये कोल्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इसे आपने एक्साइट नहीं करना। एक्साइट ना करने से मतलब कि जिस तरह लास्ट टाइम हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था, उस एटम को हमने वोलाटाइल किया था। वोलाटाइल करने के बाद हमने ये बताया था कि जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है उतनी ही एनर्जी वो रेडिएट भी करता है। लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जानने के लिए आपको कोल्ड सैंपल, सिंपल सैंपल लेना है। इसमें से ऑर्डिनरी लाइट पास करनी है। ऑर्डिनरी लाइट के पास बहुत सारी वेवलेंथ है, जैसा कि हमने पढ़ा था। जो बुनियादी वेवलेंथ है वो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और जिनकी वेवलेंथ भी हमने विजिबल रेंज को डिस्कस कर रहे हैं। ये 400 नैनोमीटर से लेकर हमारे पास ये 800 नैनोमीटर तक थी। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंदर रीजन्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन्स अलग हैं। हमारे पास बाकी स्पेक्ट्रम भी ऑब्टेन होते हैं। तो ऑर्डिनरी वाइट लाइट का जो विजिबल पोर्शन है, अगर उसकी बात की जाए तो ये 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक अवेलेबल होता है। जब इस सैंपल में से रेडिएशंस गुजारी जाती हैं तो आपने पढ़ा है कि रेडिएशंस के पास होती हैं VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये स्पेक्ट्रम है। जब ऑर्डिनरी वाइट लाइट को पास किया गया तो इसके पास भी बहुत सारे कलर्स हैं। इसमें से कुछ कलर जो थे वो एब्जॉर्ब हो गए और ज़्यादा कलर जो थे वो वापस एज़ इट इज़ जो गुजर गए उनको हम एज़ इट इज़ शो करवा देते हैं। ये 3 कलर मैंने आपको शो करवाए हैं। डिटेक्टर आपको ये बताता है कि बाकी कलर्स वैसे के वैसे ही रहते हैं। आपके पास सपोज दैट वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से कोई 1, 2 या 3 वेवलेंथ जो थी वो एब्जॉर्ब हो गई। जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो वेवलेंथ ख़त्म हो गई। इसका मतलब जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उस स्पेक्ट्रम में बाकी रेडिएशंस वैसी की वैसी कलर बना रही हैं, और जहाँ पे आपको डार्क कलर नज़र आ रहे हैं उसका मतलब वहाँ पे जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। और एब्जॉर्ब की किसने है? सैंपल ने, क्योंकि हमने सैंपल को एक्साइट नहीं किया। अगर हम सैंपल को एक्साइट करते तो सैंपल बजाते खुद रेडिएशन को एलिमिनेट करवाता। यहाँ पे सिंपल सैंपल लिया, रूम टेम्परेचर के ऊपर सैंपल लिया, उसमें से रेडिएशन को पास करवाया। कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, सम ऑफ द रेडिएशन गॉट एब्जॉर्ब, और जो बाकी रेडिएशंस थी उनका आपको स्पेक्ट्रम मिल गया। बाकी रेडिएशन ने अपने अपने कलर जनरेट करवा दिए, लेकिन जो कलर एब्जॉर्ब हुए वो कलर वहाँ से नलीफाई हो गए, अमिट हो गए। ये मिसिंग कलर्स हैं जो बेसिकली आपको डार्क बैंड्स मिलते हैं। दीज आर नथिंग एल्स बट ओनली द वेवलेंथ्स दैट हैड बीन एब्जॉर्ब्ड। ये वो वेवलेंथ हैं जो किसी एटम ने या किसी गैस के सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ बेसिकली द कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। जिस तरह रेनबो को अगर डिस्कस करें तो जिस तरह रेनबो कॉन्टीन्यूस है, ये भी स्पेक्ट्रम जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये भी बिल्कुल कॉन्टीन्यूस है। लेकिन इसमें से जहाँ जहाँ से जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई वहाँ पे कोई कलर नहीं आएगा, बाकी कलर कॉन्टीन्यूस रहेंगे। लेकिन यहाँ से एब्जॉर्प्शन होगी, वो कलर उड़ जाएंगे। कलर उड़ने का मतलब वहाँ से कलर ख़त्म हो जाएंगे। जब कलर ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या आपको नज़र आएंगे? डार्क बैंड्स। बाकी सारे ब्राइट कलर्स हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बाकी सारा बैकग्राउंड कलरफुल है, जिसको हम ब्राइट बैकग्राउंड भी कहते हैं। ये बेसिकली ब्राइट का मतलब कलरलेस नहीं है। ब्राइट का मतलब जो कलर्स हैं वो अवेलेबल हैं, कलर एज इट इज़ अवेलेबल हैं। जहाँ पे डार्क लाइंस आपको मिले, डार्क लाइंस का मतलब कि वहाँ से वेवलेंथ किसी सैंपल ने क्या कर ली हैं? एब्जॉर्ब कर ली हैं। तो बाकी सारे का सारा आपको स्पेक्ट्रम मिल जाता है। स्पेक्ट्रम कॉन्टीन्यूस ही होता है।
लेकिन वहाँ पे डार्क लाइंस आपको ये बताती हैं कि कुछ रेडिएशंस जो हैं वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ज़्यादा हिस्सा कलरफुल होता है। इस कलरफुल हिस्से को हम ब्राइट बैकग्राउंड के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार इसी बात के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि ब्राइट बैकग्राउंड का मतलब वो सफ़ेद बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पे ब्राइट बैकग्राउंड्स का मतलब जो कलर हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो कलर जहाँ अवेलेबल नहीं है उसका मतलब है कि वहाँ से जो रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब सैंपल ने कर ली हैं। इसकी कुछ बातें बुनियादी ऑल द बैंड्स ऑफ कलर्स आर प्रेजेंट। सारे के सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं एक्सेप्ट द कलर्स विच आर एब्जॉर्ब्ड। सिर्फ वो कलर अवेलेबल नहीं है जो कि एब्जॉर्ब हो चुका है। दूसरा, जो गैस सैंपल है ये कोल्ड स्टेट में होना चाहिए, आम हालत में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्साइटेड होगा तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन नहीं बल्कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम देगा। डार्क लाइंस आर नथिंग, डार्क लाइंस और कुछ भी नहीं है, जस्ट द वेवलेंथ विच आर एब्जॉर्ब्ड। ये सिर्फ क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो लाइनें एब्जॉर्ब हुई हैं वहाँ पे ब्लैक कलर, और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हुई वो सारी की सारी ब्राइट बैकग्राउंड। अगेन लिसन, ब्राइट बैकग्राउंड डजेंट मीन दैट द बैकग्राउंड इज सिंपल, background is white, it means the background is colorful. Only those lines appear in the black form where the absorption takes place or absorption of particular wavelength टेक्स प्लेस। तो यहाँ से जहाँ जहाँ ब्लैक लाइंस नज़र आएँ तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि वहाँ से जो लाइट की रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उतना खाना, उतना इलाका, उतना रीजन क्या हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है। तो जिस तरह एक एटम डिफरेंट एब्जॉर्प्शन देता है, तो उसी तरह हर एक एटम के सैंपल का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट होगा। जो हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो कभी हीलियम जैसा नहीं होगा, क्योंकि हर एटम के पास एटम्स और उनके एटॉमिक नंबर, उनके प्रोटॉन नंबर, उनकी अट्रैक्शन डिफरेंट है। एनर्जी एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एनर्जी एब्जॉर्ब करने का तरीका डिफरेंट है, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वही एनर्जी हम जानते हैं ट्रांसमिट होती है। इसी से रिलेटेड हमने कुछ सीरीज़ पढ़ी थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, लाइमन सीरीज़, बेल्मर सीरीज़, पॉस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और पी फंड सीरीज़, जो आपको ये बताती हैं कि एनर्जी की एब्जॉर्प्शन और उनका रेडिएट होना ये बहुत ही स्पेसिफिक है। सो द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो द वेरी नेक्स्ट टू द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, द वेरी नेक्स्ट इट इज़ द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। सेम है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ बुनियादी बातें याद रखनी है। जो अभी हमने पीछे पढ़ा उसमें सैंपल को आपने कोल्ड लिया, रूम टेम्परेचर पे लिया, उसे एक्साइट नहीं किया। यहाँ पे आपने गैस ली, उसे हीट किया, स्ट्रांगली हीट किया, या अगर कोई वो सॉलिड स्टेट में था तो उसे आपने वोलाटाइल किया। वोलाटाइल जैसे ही आप करते हैं वो एटम या वो गैस जो है वो हाईली एक्साइटेड हो जाती है। और हमने एक अभी पढ़ा था कि जब आप गैस को या किसी एलिमेंट को एक्साइट करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स अपने लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जब यहाँ वो जाते हैं, यहाँ पे जाके वो हाईली अनस्टेबल हो जाते हैं। ये बातें हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। स्टेबिलिटी को बहाल करने के लिए वो दोबारा रिटर्न करते हैं। कहाँ रिटर्न करते हैं? अपनी ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करते हैं, और रिटर्न करने के लिए उन्हें एनर्जी करनी पड़ती है ट्रांसमिट। दिस एनर्जी इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो जहाँ पे आपने इसको सैंपल को किया स्ट्रांगली हीट करने के बाद अब आपने इसे छोड़ दिया। इसके सामने रखा डिटेक्टर। डिटेक्टर ने क्या किया? डिटेक्टर ने ज़्यादातर हिस्सा शो करवाया डार्क, लेकिन जहाँ पे रेडिएशंस फॉल हुई वहाँ पे हिस्से जो थे वो कलरफुल थे। बाकी सारा जो था वो डार्क था, लेकिन जहाँ जहाँ रेज़ फॉल की वो कलरफुल आपको हिस्से नज़र आए। इस कलरफुल हिस्सों को हम यहाँ पे शो भी करवा सकते हैं। सपोज दैट जी आपको यहाँ पे बाकी सारा बैकग्राउंड ब्लैक नज़र आया, लेकिन किसी ख़ास जगह के ऊपर ग्रीन कलर, किसी ख़ास जगह के ऊपर लाइनें नज़र आ रही हैं रेड कलर की, किसी ख़ास जगह के ऊपर आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ब्लू कलर की। तो ये जो लाइनें आपको नज़र आती हैं ये क्या हैं? ये वो रेडिएशंस हैं जो फॉल की हैं।
क्योंकि जो लाइनें वो आपको शो करवा रहा है वो कौन सी लाइनें हैं, दोज लाइंस विच आर स्ट्राइकिंग अपॉन द डिटेक्टर, ये वो लाइनें हैं जो डिटेक्टर के ऊपर टकराई, और हर लाइन की अपनी एनर्जी है और उसकी एनर्जी के मुताबिक उसके पास कलर्स हैं। तो इन कलर्स के ऊपर आप एक बात को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो लाइन स्पेक्ट्रम एमिशन का होता है वही लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास एब्जॉर्प्शन का हुआ करता है। एब्जॉर्प्शन में सिर्फ ये फ़र्क है कि जो लाइंस आपको नज़र आती हैं वो ब्लैक होती हैं, और ब्लैक लाइंस किसके अंदर होती हैं, कलर्स के अंदर होती हैं। बाकी कलर आपको नज़र आएंगे लेकिन उसमें से आपको कुछ कलर ख़त्म हुए नज़र आएंगे। ख़त्म होने का मतलब वो कलर वहाँ से नलीफाई हैं, जिसकी वजह से बाकी सारा बैकग्राउंड कलरफुल है लेकिन जो स्पेसेस हैं वो डार्क हैं। मतलब वहाँ से एनर्जी ख़त्म होगी तो वो लाइनें नहीं हैं बल्कि वो ब्लैक स्पेसेस हैं, ब्लैक रीजन्स हैं फ्रॉम वेयर द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी और रेडिएशंस हैड बीन एब्जॉर्ब्ड। अगर हम एटॉमिक यही बात एमिशन की तरफ देखें तो एमिशन में क्या होता है कि जहाँ जहाँ रेज फॉल करती हैं वहाँ वहाँ कलर्स आपको नज़र आते हैं, और जो कलर नज़र आते हैं उनकी जो स्पेसिंग है और उनकी जो तादाद है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम इज़ 100% अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बिकॉज the number of the radiations according to the wavelength that had been absorbed by the atom must be equal to the amount or the number of the radiations which are released। तो जो एटम जितनी एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है, जब वो वापस अपने शेल की तरफ आता है तो उतनी ही एनर्जी को वो क्या करेगा, एमिट करेगा। सो द लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर सेम, but only the difference in the atomic absorption spectrum, dark lines are present on the bright background, but in the emission spectrum, bright lines or colorful lines are available on the dark background, but the number of the lines and the distance between the lines in both type of atomic emission and atomic absorption spectrum are same। ये 100% सेम है। कुछ बातें आपने इसमें पढ़नी है। इट इज़ ओनली पॉसिबल, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब जो सैंपल है वो एक्साइटेड है, पहले से एक्साइटेड है। जब वो एक्साइटेड है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा बल्कि एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। मेजर पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम इज़ डार्क, सम ब्राइट लाइंस, कि ज़्यादातर हिस्सा क्या है, सारा डार्क है। जहाँ जहाँ एनर्जी ने फॉल किया वहाँ वहाँ क्या बनेगी, ब्राइट लाइंस। जिस तरह एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसी एलिमेंट का करेक्टरिस्टिक है, वो उसी तरह एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम भी किसी ख़ास एलिमेंट का क्या है, करेक्टरिस्टिक है। दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, अभी बताया। इनके पास नंबर एंड पोजीशन ऑफ लाइंस आर सेम, कि जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में जितनी लाइन है उतनी ही एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी। लेकिन एलिमेंट अगर फिक्स है तो हाइड्रोजन एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो हाइड्रोजन एलिमेंट का एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में बैकग्राउंड कलरफुल है, जहाँ से रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई वहाँ आपको लाइंस कैसे नज़र आएंगी, डार्क। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन गैस को एक्साइट करें, एक्साइट करने के बाद आप उसका स्पेक्ट्रम देखें, बाकी सारा बैकग्राउंड ब्लैक रहेगा लेकिन उसके सामने बैकग्राउंड के बाद उसमें जो सिंपल लाइंस हैं वो आपको कलरफुल या ब्राइट नज़र आएंगी। बट द नंबर एंड पोजीशन ऑफ लाइंस इन बोथ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम आर सेम। तो जो वेवलेंथ वो भी सेम है। कोई एलिमेंट जितने वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है उतनी ही रिलीज़ करता है। जब वो एब्जॉर्ब करता है तो डार्क लाइंस मिलती हैं, जब वो एलिमिनेट करता है, रेडिएट करता है तो आपको ब्राइट लाइंस मिलती हैं। ब्राइट लाइन मीन्स कलरफुल लाइंस, ब्राइट लाइन लिखें फिर भी ठीक है, कलरफुल लाइंस लिखें फिर भी ठीक है। सो इट इज़ अ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन के बाद हमारा कुछ होमवर्क के टॉपिक्स हैं जिसमें आपने बताना है व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक एमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये बताना है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्टीन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के साथ जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो हमने सीरीज़ पढ़ी थी, लाइमन सीरीज़, बेलमर सीरीज़, पॉस्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ एंड पीफंड सीरीज़, उसके ऊपर हम बहस करेंगे और बताएंगे कि उनमें आप वेव नंबर कैसे निकालते हैं, एनर्जी कैसे निकालते हैं और उनके दरमियान वेवलेंथ को आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं लाइमन, बेलमर, पॉस्टन और पीफंड सीरीज़ के वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के साथ। अल्लाह हाफिज़।